सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 23 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे करवट ले रहा है अरब वर्ल्ड। कतर ने गजा, ईरान, लेबनान की हिमायत में इसराइल को जमकर किया शर्मसार। गजा में फैल रही है हिस्ट्री की सबसे बड़ी भुखमरी। 100 से ज्यादा एनजीओ ने जारी किया हैवी अलर्ट। आईडीएफ का बेशर्मी भरा बयान, कहा गजा में कोई भुखमरी नहीं, इल्जाम यूएन पर डाला। गजा में सैकड़ों लोगों की आंखों की रोशनी गई, गोली नहीं दूसरी वजहों से हो रहा जिंदगी में अंधेरा। इस्राएली आर्मी चीफ की धमकी, कहा अब सीरिया और लेबनान के मोर्चे पर लड़ाई की तैयारी। और ईरानी सदर बोले न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना अमेरिका का है वहम। ट्रंप ने कहा तुम्हें मनाने का टाइम ओवर। चलिए करते हैं शुरुआत। कतर ने पहली बार बेहद सख्त बयान देते हुए कहा है कि इसराइल को फलस्तीनियों की जिंदगी की कोई खतर नहीं, ना वो उन्हें इंसान समझता है। कतर ने ईरान, लेबनान और सीरिया के हक में भी आवाज उठाते हुए कहा कि इसराइल को कंट्रोल करने के लिए उसके नकेल डालना जरूरी है। दोस्तों, यह अरब वर्ल्ड की एक बड़ी करवट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। हालांकि तनकीद करने वाले तनकीद करेंगे क्योंकि उनकी जिंदगी में इसके सिवा कुछ नहीं। कतर ने इसराइल की गजा जंग को बेहिस और खतरनाक हरकत बताया है और कहा है कि इसराइल की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट का अमन खतरे में पड़ गया है। ये कतर का ऑफिशियल बयान है, सरकारी बयान है, इसके मायने होते हैं। कतरी वजारत खारजा के अफसर माजिद अल अंसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों को इंसान ही नहीं समझती। लोग सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए खाने की लाइन में खड़े हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की अकल का मजाक मत उड़ाइए ये कहकर कि फ़लस्तीन और इसराइल का मसला कॉम्प्लिकेटेड है। ये मसला इंसानियत का है। अल अंसारी ने आगे वार्निंग दी कि अगर दुनिया ने इसराइल को इंटरनेशनल कानून का पाबंद न किया तो पूरे रीजन में आग फैल सकती है। यानी कहा जा रहा है कि इसराइल के पट्टा या लगाम डाली जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल सिर्फ गजा ही नहीं बल्कि लेबनान, सीरिया, यमन और यहाँ तक कि ईरान में भी बेवजह दखल देता रहा है। और इसका नतीजा ये रहा है कि मिडिल ईस्ट के मुल्क अब पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है। लिहाजा मिडिल ईस्ट को, पूरे रीजन को सिक्योर करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि इसराइल को कंट्रोल किया जाए। गजा में मास स्टार्वेशन फैल चुका है। 100 से ज़्यादा एनजीओ ने बड़ा अलर्ट जारी किया है जो ये बताता है कि गजा हिस्ट्री की, तारीख की सबसे बड़ी भुखमरी का सामना कर रहा है। आज गजा में सबसे बड़ा मुद्दा भूख का है, लिहाजा इस पर तफसील से बात करना ज़रूरी है। दोस्तों, भले ही आपके सामने इतने दर्जनों, इतने सैकड़ों फौजी मर गए, सब छोड़िए। जिन लोगों ने फौजी इसराइल के मारने शुरू किए थे पहले दिन से, आज तक तो आधी से ज़्यादा फौज साफ़ हो जानी चाहिए थी। खैर, दुनिया भर के 100 से ज़्यादा एनजीओज़ ने आज बुध को एक साझा बयान में कहा कि गजा पट्टी में मास स्टार्वेशन यानी बड़े पैमाने पर भुखमरी तेज़ी से फैल रही है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कल तक दूसरों को खाना बांटने वाले रिलीफ वर्कर्स यानी राहत कर्मी भी अब अपने घर वालों का पेट भरने के लिए खाने की कतारों में लगने पर मजबूर हैं, जहां उन्हें गोली मारे जाने का खतरा बरकरार है। बयान में कहा गया कि इस्राएली सरकार की नाकेबंदी ने गजा के लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया है। अब तो हमारी टीम के लोग भी उसी भूख से तड़प रहे हैं जिस पर काबू पाने के लिए वो वहाँ काम कर रहे थे। ये बात एक दो ने नहीं, मैं किसी एक दो का नाम, मशहूर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकर बाकी सबको ज़ेर नहीं करना चाहता। 100 एनजीओज़ ने मिलकर ये बात कही है कि गजा में आज तक ऐसी भुखमरी नहीं देखी गई और जो इस जंग के दौर के सबसे ख़राब दौर हैं वो इस वक्त चल रहा है। अब हैरान कर देने वाली आईडीएफ की बेहयाई सुनिए, जो ये कह रही है कि गजा में कोई भुखमरी नहीं है, जबकि बच्चे भूख से मर रहे हैं, कल भी और आज भी। आज की डेटा आज का आना बाकी है। इसराइली फ़ौज, आईडीएफ ने बेहयाई की हद पार करते हुए ये कहा है कि गजा में कोई भुखमरी नहीं फैल रही। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कल ही कई बच्चों और जवान लोगों ने भूख से दम तोड़ा है। आईडीएफ का कहना है कि हालात ख़तरनाक ज़रूर हैं, लेकिन असल गड़बड़ी यूएन की है जो 950 ट्रक अटका कर बैठा है। यानी अब भी इल्ज़ाम दूसरों पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश इसराइल की तरफ से की जा रही है। कोई इतनी मक्कारी कैसे कर सकता है? पूरी दुनिया भूख से तड़पते गजा को देख रही है, मगर इसराइल अब भी बेशर्मी से आंखें फेर कर ये कह रहा है सब ठीक है, सब चंगा सी।
गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुनीर अल बुश ने जो बताया है उसे गौर से सुनिए। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 महीनों से गजा के अस्पतालों में हर रोज 100 लाशें पहुंच रही हैं और ये सिर्फ इस्राएली बमबारी का नतीजा है। इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो भूख और बीमारी से मर रहे हैं, यानी असल मौतों का आंकड़ा इससे कहीं बड़ा है और खौफनाक हो सकता है। दोस्तों, गजा की ज़मीन अब कब्रिस्तान बन चुकी है और पूरी दुनिया अब भी चुप है। गजा की मदद कोई नहीं कर रहा, कोई अगर कर रहा है तो ज़ुबान से मदद कर रहा है, सिर्फ मजम्मत कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। इस सच को बार बार कहा जाना चाहिए। गजा में रोटी, राशन, दाल, पानी, दवा कोई नहीं भेज रहा। किसी की औकात, किसी की हिम्मत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। गजा आई हॉस्पिटल ने तस्दीक की है कि अल नासर मोहल्ले और गजा सिटी में अब तक कम से कम 1200 फ़लस्तीनी ऐसे हैं जो या तो आँखों की रोशनी गंवा चुके हैं या फिर उनकी आँखों की बीमारियों से उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। निगाह उनकी काम नहीं कर रही। इसकी वजह है इस्राएली जंग, जिसने न सिर्फ बम गिराए हैं बल्कि दवाओं की किल्लत ने मरीजों की हालत और भी बिगाड़ दी है। दवाओं की कमी से उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। अस्पताल ने साफ कहा कि ये आंकड़े सिर्फ गजा सिटी तक महदूद हैं, गजा सिटी तक। बाकी इलाकों में हालात और भी बदतर हो सकते हैं। क्या ये खबरें आप कहीं सुनते हैं? गजा की लोगों की बीमारियों, उनकी भुखमरी की खबरें कोई आपको बता रहा है इतनी तफसील से? झूठ बेचा जा रहा है, उससे बचिएगा। फ्रांस की लेफ्ट पार्टी फ्रांस अनबाउंड के लीडर जीन लूक मेलेचॉन ने इसराइल की गजा में तबाही को नस्ल कुशी करार देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन कहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, गजा में फ़लस्तीनी बच्चों का कत्ल, लोगों को भुखमरी में डालना और ये सैडिस्ट अंदाज में कत्लेआम, ये सब देखकर दिल दहल जाता है और नफरत होती है। मेलेंचॉन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब गजा में इंसानी हालात बुरी तरह बिगड़ चुके हैं। हर तरफ भूख, तबाही और मौत का मंजर है। सोचिए, गोरी चमड़ी के लोग गजा के दर्द और तबाही और भूख को महसूस कर रहे हैं और भूरी चमड़ी के लोग गजा से कोई हमदर्दी नहीं दिखा रहे। सब अपने अपने में लगे हैं। बढ़ते हैं आगे। इस्राएली आर्मी चीफ वार्निंग दे रहा है। इसराइल एक जंग के खुले सांड की तरह इधर उधर भागता घूम रहा है। आईडीएफ चीफ ने धमकी दी है, अब सीरिया और हिजबुल्लाह को भी कमजोर करेंगे। इसका मतलब है लड़ाई। गजा पर हमलों के साथ अब इसराइल ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो सीरिया और हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाएगा। तो एक नई लड़ाई तय है। इसराइली आर्मी चीफ इयाल ज़ामिर ने कहा है कि एक मीटिंग में उसने कहा कि इसराइल को अब मल्टी एरेना जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। मल्टी एरेना यानी एक साथ कई मोर्चों पर हमला और लड़ाई। जामिर का कहना है कि ये सब सिक्योरिटी चैलेंज के नाम पर किया जा रहा है, हमारी सिक्योरिटी का सवाल है और इसराइली आर्मी को अब और ज़्यादा हमलावर होना पड़ेगा। ये उसका बयान है। मतलब साफ है कि इसराइल अब गजा के बाद सीरिया, लेबनान और पूरे मिडिल ईस्ट में जंग को फैलाने की तैयारी में। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? लेबनान और सीरिया पर तो वो आए दिन हमले करता रहता है। मैंने कहा ना, गजा के बाद सीरिया और लेबनान। गजा के मंजर देखे आपने? कुछ वैसे ही मंजर लेबनान और सीरिया में। ये इशारा है। ईरान चलते हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दो टूक पैगाम दिया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करवाना सिर्फ एक वहम है, इससे बाहर आ जाओ अमेरिका, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल पर दोबारा जोरदार वार करेंगे। ये पेज़ेश्कियान ने कहा है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका और इसराइल की उस कोशिश को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें वो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करवाना चाहते हैं। एक इंटरव्यू देते हुए प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम अपनी ज़मीन पर यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखेंगे और ये सब कुछ इंटरनेशनल कानून के तहत होगा, लिहाजा घबराओ मत। उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका जिस बहाने से ईरान को बदनाम कर रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम फौजी मकसद के लिए है, वो एक झूठा और डर फैलाने वाला प्रोपेगेंडा है, सिवाय इसके और कुछ नहीं। और आखिर में पेज़ेश्कियान ने साफ लफ्ज़ों में वार्निंग दी इसराइल को। पेज़ेश्कियान ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसराइल को फिर से ज़ोरदार तरीके से निशाना बनाएंगे।
अब ट्रंप की तरफ से ईरान को दिया गया नया पैगाम समझ लीजिए, जो ये कह रहा है कि मनाने या मिन्नतें करने का टाइम ओवर हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब ईरान को न्यूक्लियर डील पर बात करने के लिए ना तो मनाया जाएगा, ना ही उनसे मिन्नत की जाएगी। अगर वो खुद आना चाहें तो ठीक है, मगर हम उन्हें मनाने नहीं चाह रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी करीबी सर्कल में ये बात कही, जैसा कि द जेरूसलम पोस्ट ने 2 सीनियर सोर्सेज के हवाले से लिखा भी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रंप का ये बयान उस लंबे दौर के बाद आया है जहां अमेरिका बार बार ईरान से कहता रहा कि कोई भी डील तभी होगी जब तुम यानी ईरान यूरेनियम की तजवीज़ से पीछे हटोगे। अब अमेरिका ने रुख सख्त कर लिया है, या तो ईरान खुद पहल करे वरना दरवाज़ा बंद समझे, और दरवाज़ा बंद होने की सूरत में ईरान का बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। अब बात यमन के हुतीस की। हुतीस पर अमेरिका ने नई पाबंदियां लगा दी हैं। यूएई और यमन में तेल स्मगलिंग यानी ऑयल स्मगलिंग नेटवर्क पर बड़ा एक्शन किया है अमेरिका ने हुथी ग्रुप से जुड़े एक ऑयल स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर ताज़ा पाबंदियां लगाई हैं। दावा है कि ये नेटवर्क यमन और यूएई में फैला हुआ था और हुथीस या अंसारुल्लाह मूवमेंट जिसे कहते हैं उसको फ़ायदा पहुंचा रहा था। अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट दुनिया भर में किसी पर भी पाबंदी यही डिपार्टमेंट लगाता है। तो अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक इस कार्रवाई में 2 अफराद और 5 कंपनियों पर बैन लगाया गया है, जिन्हें यमन में सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर और ब्लैक मनी को वाइट करने वाले लोगों में गिना जाता है। आप कहेंगे ऑयल स्मगलिंग क्यों? तो आप ये जान लीजिए, यमन के हुतीस जो हैं कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। इन्हें अब तक बागी कहा जाता था, जो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ रहे थे और सऊदी अरब के। अब इन्होंने अपनी मेहनत या अपनी ताकत से यमन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है, तो ये वहाँ अपनी एक हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन उस हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं करती दुनिया, मान्यता नहीं देती। तो इस वजह से इन्हें अपने खर्चे चलाने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए ऑयल ये मतलब दूसरे रास्तों से अपनी इकनॉमी को बूस्ट करना पड़ता है, जिसमें ये ऑयल स्मगलिंग भी शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।